ये वगैरह कुछ ग्रीन टी ग्रीन टी पिलाना। ग्रीन टी प्लान। सर, शुरुआत तो चुनाव से लेके ही करते हैं। ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने प्रदेश पर एक चुनाव थोप दिया है, कितना सही है, क्या मानते हैं आप? बैठ के करना, अलग से मत करना, ऐसे बैठ जाना ताकि वो स्टैंड बना रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर उपचुनाव के लिए कोई भी आरोप लगाना पूरी तरह हास्यास्पद है। कांग्रेस पार्टी अपने घर को संभाल नहीं पाई और अपनी असफलता दूसरों के सिर पर मढ़ने का एक असफल प्रयत्न कर रही है। कांग्रेस में वादा खिलाफी को लेकर आंतरिक संकट पैदा हुआ और उस संकट के कारण लोगों ने इस्तीफे दिए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है जी। तो विपक्षी दल के नाते भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक परिस्थिति में अपनी भूमिका का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। जब आपकी सरकार अल्पमत में आ गई तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर ज़्यादा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। नहीं, लेकिन उस ये समय नंबर आपके पास था तो आपकी सरकार बन गई थी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ बीच में आती है? नहीं, लेकिन ये एक छवि नहीं बनती जा रही पूरे देश में कि सरकार मतलब पार्टी कोई भी जीते सरकार भाजपा की बनती है। दूसरे राज्यों से अभी हम उदाहरण ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों ऐसा बन रहा है कि जनादेश का कहीं ना कहीं उल्लंघन भाजपा कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आरोप मिथ्या है। अनेक स्थानों पर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, आज नहीं है। राजस्थान में हमारी सरकार थी तो आज नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट दिया तो हमारी सरकार है। तो इसलिए ये तो जबरन ही लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और अपनी असफलताओं को भाजपा पर मढ़ने का एक असफल प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करने वाला राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रहती है तो देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम करती है। बाकी जितने राजनीतिक दल हैं ये सिर्फ वोट बैंक के आधार पर पावर को यूज करने के लिए राजनीति करते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है उसके कारण कई दल भयभीत हैं, तो वो मुकाबला तर्क के आधार पर तो कर नहीं पा रहे, इसलिए कुतर्क के आधार पर ही करते हैं। जब ये सरकार गिरी तो ये माना जाता था कि, और कहा भी गया कि आपके बनने पर पूरी पटकथा लिखी गई वहाँ पे, तो फिर नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? नहीं, सवाल इसका नहीं है। मैंने जैसा कहा कि जब इनकी सरकार गिर रही थी और तो भारतीय जनता पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश में, तो राजनीतिक परिस्थिति तो उसके संज्ञान में होनी चाहिए। ठीक है। मैं चूँकि मध्य प्रदेश का हूँ और दिल्ली में हूँ, तो अगर दिल्ली में कोई भी बात होएगी और मध्य प्रदेश के लोग बैठेंगे तो मेरे घर का उपयोग वो कर ही सकते। नहीं, तो आपके मन में नहीं आया कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? नहीं, मैं दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में से हूँ जिन कार्यकर्ताओं को इस सिखाया गया है कि अपने बारे में विचार नहीं करना चाहिए जी। और आज तक वार्ड अध्यक्ष से लेके और नगर निगम के पार्षद से लेके मैं यहाँ तक पहुँचा। किसी स्तर पे नाम तो चला होगा, क्योंकि नाम तो चल रहा था। नाम तो चला होगा। मैंने अपने बारे में कभी विचार, नाम तो चल रहा था। मुझे नहीं मालूम चल रहा था कि आपने मना किया था कि नहीं, हमें नहीं। मुझे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। मेरा जो काम था और मेरी जो भूमिका थी उस भूमिका का मैं निर्वाह कर रहा था और वो करता रहूँगा जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ेगी। चलिए, अब थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ जाते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेसी का जो लगातार आपके पार्टी में आना बना हुआ है, तो एक भविष्य में एक बड़ी ही विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी कहीं ना कहीं? जो आप लोग के कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो शुरू से अभी तक काम करते आ रहे हैं, जहाँ यहाँ तक यदि भाजपा आई है तो वो लेके आए हैं,
तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का एक अलग गुट बन जाएगा, कांग्रेसियों का जो एक पंजा छाप का एक अलग गुट बन जाएगा आपकी पार्टी में, एक विद्रोह की कहीं ना कहीं भविष्य में एक पटकथा आप लोग लिख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, सिद्धांत आधारित और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी बने, सर्वस्पर्शी बने, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार निरंतर होता रहे और जहां हम नहीं हैं वहां भी हम पहुँचें, इसके लिए हम रात और दिन प्रयास करते रहते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं। दूसरे लोग आएंगे, इससे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न तो भयभीत है न भयभीत होगा, और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ चलेगा वो निश्चित रूप से लंबे समय तक साथ चलेगा। ये कहा जा रहा था कि जितने भी आएगा, ये कहा जा रहा था कि सिंधिया जी आए हैं वो चीनी की तरह घुल जाएंगे, तो आपको लगता है घुल गए? क्योंकि अभी जिस प्रकार से चीज़ें दिख रही हैं उसमें तो नहीं लग रहा। देखिए, दरअसल क्या है कि दुनिया में जितने भी काम हैं उसमें सबसे कठिन काम कोई है, वह व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया। किसी भी व्यक्ति को किसी भी विचार के साथ समरस होने में एक समय लगता है, एक प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को जब लाते हैं तो इस मनोयोग से लाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समरस होगा, और हम आशा कर सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या अन्य साथी हों, वो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से समरस होंगे और भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनेगी। वो महाराज की छवि कैसे निकलेगी? महाराज की छवि जो और है उनके साथ में, वो भाजपा की तो रीति नीति नहीं है आप लोगों के, आपके तो भैया चलता है, कैसे काम होगा? नहीं, मैंने कहा ना कि ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है और इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एकदम किसी को ऐसा थोड़ी है कि सेरिडॉन खिलाओ और सर का दर्द दूर हो। कांग्रेस लगातार बोल रही है कि पहले अभी जैसे 72 घंटे 48 घंटे से शायद वो उनकी एक भी सभा नहीं हुई, तो उन्होंने एक उठाया मुद्दा कि देखो पहले सभाओं से गायब हुए और उससे तो पहले गायब थे अपने पोस्टर से, तो बोला उनके चेहरे पर तो चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा। नहीं, मैंने बताया ना कि कुल मिला के सवाल किसी के चेहरे का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, और उस नेतृत्व का हिस्सा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार अभी तक सारे कार्यक्रमों में थे, और मेरा ख्याल है कल से फिर उनका कार्यक्रम शुरू हो रहा है प्रदेश में, इसलिए सब लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ बार बार निकल के आती है कि जब जैसे नरोत्तम मिश्रा का नाम आया था मुख्यमंत्री की दौड़ में, फिर अलग अलग नाम, गोपाल भार्गव का नाम आया था, ये चीज़ बार आज कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण लॉबी को पीछे किया जा रहा है प्रदेश में। क्या ये सच है? कितना आप इसको मानते हैं? कांग्रेस इसके अलावा और क्या कर सकती है? कांग्रेस को ये बताना चाहिए उसने कर्जा कितना माफ़ किया। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि यूपीए के 10 साल में उसने देश के लिए क्या किया। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि 2003 से पहले उसकी सरकार थी तो उनने क्या किया। कांग्रेस को ये बताना चाहिए 1.25 साल में उनने क्या किया। तो कांग्रेस के पास बताने को कुछ है नहीं, तो अब इसको पीछे किया और उसको आगे किया, बस इन्हीं के बीच में घूमती रहती है कांग्रेस। अच्छा, क्या मानते हैं आप 2018 में सरकार क्यों गिरी थी? मतलब क्यों आप भाजपा क्यों इतनी सीटें ला पाई थी कि सरकार बना पाई? क्या मानते हैं? आपका एक रीजन आपने सोचा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2018 में चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी को वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी सीटों का हमारा 4-5 सीटों का अंतर रह गया था। उस समय राजनीतिक समीकरण की थोड़ी प्रतिकूलता थी, और उस प्रतिकूलता के चलते निश्चित रूप से हम थोड़ा पिछड़ गए थे। और ऐसा 3 लगातार चुनाव जीतने के बाद कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आज की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह अनुकूल है। और चलिए मान लीजिए सरकार बना देते हैं, आप लोग फिर से अपने सरकार स्टैंड कर ले जाते हैं, तो क्या ऐसा क्या होगा जो 17 साल में आप लोगों ने किया? मतलब क्या बदलाव प्रदेश में ऐसा देखने को मिलेगा? क्या देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, और विकास की संभावनाएं और विकास की आवश्यकता और विकास की मांग जब तक जीवन है तब तक निरंतर बनी रहने वाली है। ज़रूरत इस बात की है कि जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को विकास के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अगर रहता है तो विकास का काम होता है। उसको गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
अगर होता है तो वो संवेदनशीलता उस वर्ग का कल्याण करती है। भारतीय जनता पार्टी में और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संवेदनशीलता भी है, प्रतिबद्धता भी है, मध्य प्रदेश के विकास के प्रति समर्पण भी है, और उसका परिणाम पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा और आने वाले कल में देखेंगे। चलिए, ये क्या लगता है कि सिंधिया का आगे क्या कहीं प्रदेश में और कद बढ़ेगा कि उनको केंद्र में ले जाना, क्या आप लोग क्या योजना, मतलब नेतृत्व की आप लोगों की क्या योजना है? देखिए, दरअसल क्या है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, कार्यकर्ता के बारे में जो भी विचार होता है पार्टी के एक फोरम पर होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, किसके बारे में क्या होगा। हमारे यहाँ एक पद्धति बनी हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चुनाव समिति है, चुनाव से संबंधित जो फैसले हैं वो चुनाव समिति में होते हैं। इसके ऊपर के जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने ऐसे विषय आते हैं तो पार्लियामेंट बोर्ड फैसला करता है। तो हर व्यक्ति को इसकी चिंता करने की आवश्यकता भाजपा में नहीं रहती। कांग्रेस ने रेड कार्ड जारी किया है कि जो भी विधायक गए हैं 19 लोगों, उनको 35 करोड़ दिया गया, मतलब एक वोट 3800 का बिका, ऐसा उनका आरोप है। इसमें कुछ है आपका, कुछ नहीं है क्या? नहीं, मेरी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस के लोग मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं। किसान बिल पे इतना हंगामा हुआ, आपको लगता है कि कहीं आप लोग ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए किसान बिल को, क्या चीज़ें रही? नहीं, किसान बिल को ठीक से प्रेजेंट भी किया गया, उसका परिणाम भी आने वाले कल में ठीक आने वाला है। लेकिन कांग्रेस के लोग जो काम अपने कार्यकाल में चाहते हुए भी नहीं कर पाए, वो काम मोदी जी ने करके दिखा दिया। हालांकि कठिन था। जब इस प्रकार के रिफॉर्म किए जाते हैं तो बहुत सारे दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर और साहसपूर्वक निर्णय करना पड़ता है। मोदी जी में वो साहस है, इसलिए वो निर्णय करने में सफल होते हैं, उसके क्रियान्वयन में सफल होते हैं। लेकिन कांग्रेस तो थूक भी रही है और चाट भी रही है। अपने घोषणा पत्र में इन रिफॉर्म का वायदा करती है और जब रिफॉर्म हो जाते हैं तो विरोध करती है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। खेती लाभ का धंधा बनेगी, कैसे बनेगी? समझ में नहीं आ रहा कि बन क्यों नहीं पा रही है, कहाँ कुछ कमी रह जा रही कि लाभ का धंधा नहीं हो पा रही, किसान की स्थिति नहीं सुधर रही। देखिए, अब ये अपने आप में बड़ा अलग विषय है। कुल मिला के क्या है कि खेती को लाभप्रद बनाने की दृष्टि से एक योजना पर ही नहीं, समग्र रूप से कृषि के क्षेत्र को बदलने पर विचार करने की और काम करने की आवश्यकता है। इससे पहले एक लंबे कालखंड तक खेती के बारे में बात भी हुई, किसान ने परिश्रम भी किया, कुछ सरकारी योजनाओं में किसान को सब्सिडी भी मिली, किसान ने परिश्रम करके देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर भी बना दिया। लेकिन इसके बावजूद भी किसानी की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी रही। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वह प्रयत्न हो रहा है जो खेती की नींव को स्थायी रूप से मजबूत करने वाला है। इसके लिए सरकार की फंडिंग्स की भी ज़रूरत है, सरकार की योजनाओं की भी ज़रूरत है, किसान की लागत कम हो इसकी भी ज़रूरत है, किसान महंगी फसलों की ओर जाए इसकी भी ज़रूरत है, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े इसकी भी ज़रूरत है, और जो छोटा किसान है वह भी खेती करने के लिए सक्षम हो सके, इस दिशा में भी काम करने की ठीक है। सरकार में दिल्ली में बैठ के काफ़ी अच्छी योजनाएं बन जाती, लेकिन वो धरातल पर किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता। ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बीच में मुझे टोक दिया जी। कुल मिला के जितनी बात मैं कह रहा हूँ, जितनी ज़रूरत है, इसको 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार के माध्यम से क्रियान्वित करने की कोशिश की है। जहाँ तक उनको अच्छा भाव मिले तो MSP पर लागत जो आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर MSP देने का मामला हो, ये निर्णय किया।
उत्पादन बढ़े और उत्पादकता बढ़े, इसके लिए प्रयत्न किया। फर्टिलाइज़र प्राप्त करने के लिए हर सीजन में काला बाजारी और ब्लैक होता था। हमारे यहाँ तो लाठियाँ चलती थी, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती थी। इसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यूरिया को नीम कोटिंग किया। आज कहीं भी आपको नहीं लग रहा होगा कि भाई यूरिया को प्राप्त करने के लिए कहीं भी झंझट हो रहा हो। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक रकबा बढ़े, इस दिशा में प्रयत्न किया। फिर छोटा जो किसान है उसकी हैसियत अपने खेत में निवेश करने की नहीं होती और बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के पास जाता नहीं। दूसरा, व्यवहार में आप ये भी देखेंगे कि खेती में सरकार का निवेश तो पहुंचा, लेकिन खेती में गैप्स भी बहुत बाकी रहे। और दूसरा, निजी निवेश नहीं पहुंचा। अच्छा। और जब तक परिश्रम और निजी निवेश दोनों चीज़ें नहीं मिलती तब तक व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव नहीं आता। हम लोग कई बार बात करते हैं कि भाई यहाँ कारखाना खुल जाएगा तो इस क्षेत्र में समृद्धि आ जाएगी। तो उसका मूल कारण क्या है कि कारखाना लगा तो निजी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, निजी इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसमें मजदूर का श्रम जुड़ा। तो मजदूर का श्रम जब जुड़ता है निजी निवेश से तो निश्चित रूप से मजदूर की भी आमदनी बढ़ती है, उसके श्रम का मूल्य भी उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है और उस निवेश के कारण जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन भी बड़ी मात्रा में होकर सरकार के तमाम सारे आय के स्रोत का वो साधन बनता है। मतलब उसके कारण टैक्स मिलता है, बाकी लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी बीच में कई मीडिएटर रहते हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार से निजी निवेश खेती के क्षेत्र में नहीं हुआ। तो इस वजह से किसान जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। अभी छोटे किसान की ताकत बढ़ाने के लिए मोदी जी ने देश में 10,000 FPO बनाने की योजना लॉन्च की। इस पर हम लोग 5 साल में FPO को खड़ा करने के लिए 6,850 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। FPO बनना प्रारंभ हो गए हैं और उस पर काम चल रहा है। FPO का फ़ायदा ये होगा कि अभी एक 5 बीघा का किसान है, 5 बीघा का किसान बहुत बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन अगर FPO में 300 किसान जुड़ जाएंगे और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाएगा तो ये 5 बीघा का किसान 300 मिलकर 1500 बीघा का किसान हो जाएगा। और जब ये 1500 बीघा का किसान हो जाएगा तो ये 1500 बीघा का FPO 3 ट्रैक्टर लेकर खेती कर सकता है, कृषि के सभी उपकरणों का उपयोग कर सकता है, एकीकृत ड्रिप इरिगेशन पर जा सकता है। ये FPO जब फर्टिलाइज़र खरीदेगा तो इसको थोक के भाव में मिलेगा। 1500 बीघा के लिए जब वो बीज खरीदेगा तो इसको थोक भाव पर मिलेगा। पेस्टिसाइड खरीदेगा तो इसको थोक भाव पर मिलेगा। तो लागत भी कम होगी और उत्पादन का वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि रकबा बढ़ गया। और रकबा बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ेगा तो किसान की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं 5 बीघा में उत्पादन 5 कुंटल करता हूँ, 10 कुंटल करता हूँ, तो मैं मंडी तक इसलिए नहीं ले जा पाता क्योंकि मैं अगर ट्रैक्टर करके ले जाऊँ 10 कुंटल तो ट्रैक्टर का किराया ही मंडी तक इतना लग जाएगा कि मुझे फ़ायदा ही उसका नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब मैं 1500 बीघा की खेती एक FPO करेगा तो उसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा कि वो अपना वेयर हाउस भी बना सकता है, अपने माल को रोक भी सकता है और वो अपने वेयर हाउस पर बैठकर अपने गांव में और FPO के स्तर पर बैठकर वो किसी भी देश के हिस्से में नए कानून के मुताबिक जहां उसके उत्पादन को उचित मूल्य मिल रहा है दूसरे राज्य में भी वो किसी बड़े स्थान पर अपने उत्पादन को बेच सकता है। इससे किसान को निश्चित रूप से अपने उत्पादन का वाजिब कीमत भी मिलेगी और किसान की ताकत बढ़ेगी, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और FPO के माध्यम से वो ये भी तय कर सकता है कि अगर वो अपनी फसल को प्रोसेस करना चाहता है तो हम 2 करोड़ तक का लोन उसको दे रहे हैं और उसमें 3% ब्याज की सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब लगभग 4% ब्याज पर उसको ऋण मिल सकता है।
वो चाहे तो अपना फसल को प्रोसेस कर सकता है, पैकेजिंग कर सकता है, लेबलिंग कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। फिर जो गैप्स बचे हैं उन गैप्स को भरने के लिए अभी कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की हमने योजना बनाई है। फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, 15,000 करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री में करेंगे, 10,000 करोड़ रुपया छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल पार्क बनाने के लिए करेंगे, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए करेंगे। अब ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपया है, ये 1.5 लाख करोड़ रुपया जब बैंक से निकलकर सस्ते ब्याज और सस्ती किस्तों पर गांव में जाएगा। अब ये जो पैसा है ये हम एफपीओ के थ्रू रूट कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू रूट कर रहे हैं, एग्री स्टार्टअप के थ्रू रूट कर रहे हैं। तो ये सब जो संरचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं कहाँ हैं? ये सब ग्रामीण क्षेत्र में। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम लोन देंगे तो वो पोरसा या मेहगांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। वैसे उद्योगपति को जो स्कीमें चलती हैं तो वो ग्वालियर के आसपास यही महाराजपुरा और 10 किलोमीटर के एरिया में इन्वेस्टमेंट होता है। तो 100 किलोमीटर दूर जो किसान बैठा हुआ भितरवार के किसान को उसका फ़ायदा ही नहीं मिल पाता। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम इस फंड से होगा, तो ये निजी निवेश नीचे तक पहुँचेगा। दूसरा जो मूल्य आश्वासन वाला एक्ट हम लोगों ने अभी बनाया, वो इसलिए बनाया कि कुल मिला के प्रोसेसर और किसान इसके बीच में भी इतनी दूरी है। प्रोसेसर को नहीं मालूम किसान कहाँ है, किसान को नहीं मालूम प्रोसेसर होता क्या है। हम इस कानून के माध्यम से दोनों को नज़दीक लाकर जोड़ना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कारखाने का आपको उदाहरण दिया कि निजी निवेश और प्रोसेस और किसान और उसका उत्पादन, ये जब मिलते हैं आपस में नज़दीक तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा सभी को मिलता है। ठीक है। और इसलिए अब जो योजनाएं बन रही हैं, जितने प्रकार से काम कृषि के क्षेत्र में चल रहा है, कानून को बदलने की दृष्टि से, नए कानून बनाने की दृष्टि से, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की दृष्टि से, ऑर्गेनिक क्षेत्र में काम करने की दृष्टि से, जो अभी 6 साल में काम हुआ है, यह आने वाले कल में किसानों के जीवन में बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। और इसका फ़र्क आने वाले 1-2 साल में आम लोगों को भी दिखने लगेगा और किसान भी महसूस करने लगेगा। ठीक है, शुरुआत हमने चुनाव के सवाल से की थी, अंत भी उसी सवाल से करते हैं। कोरोना चल रहा है, लगातार राजनीतिक दलों पे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, इन पे ये सवाल उठ रहे हैं कि आम जन की जो स्वास्थ्य उसको ध्यान में राजनीतिक पार्टियां नहीं रख रही हैं, उनको ध्यान नहीं रख रही हैं। कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, FIR के आदेश दिए हैं, उसमें तमाम सारे नेताओं के नाम हैं। इस पे आप लोग को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोग जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पार्टियों एज अ पार्टी सभी उसमें शामिल रहा है। देखिए, कोरोना का संकट है और कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका सबने पालन करना चाहिए। और मैं भी आपके माध्यम से सबको आग्रह करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य जरूरी है और वायरस के विस्तार में हमारा योगदान न हो, ये हर आदमी को चिंता करनी चाहिए। इसलिए मास्क का भी उपयोग करें, सैनिटाइजर का भी उपयोग करें और भीड़ की दृष्टि से भी जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका सबने पालन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा। नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही ना, वही तो, इसलिए तो कोर्ट ने बोला कि FIR कर दो इन लोगों पे। आज FIR हुई भी है, 4% FIR हो गई है। मतलब प्रयास करते रहना चाहिए और मुझे लगता है प्रयास करते हैं तो उसका असर होता ही है। ठीक है सर, नई दुनिया से बात करने के लिए